दोस्तों, आज से करीब 500 साल पहले साधु बालूनाथ अपनी ही तंत्र विद्या की माया का शिकार होकर एक चट्टान के नीचे दबा हुआ दर्द से कराह रहा था और कराहते कराहते बोला, रत्नावती, मैं तुझे श्राप देता हूँ। अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं हो पाएगी और तेरा ये राज्य भानगढ़ भी उजड़ जाएगा। ये कभी दोबारा नहीं बस पाएगा और इस राज्य की सभी औरतें इसी क्षण बांझ हो जाएगी। राजकुमारी रत्नावती, जो उस समय अपनी दासी के साथ वहां खड़ी ये सब देख रही थी, ये सुनकर वो भी डर गई थी। वो बालूनाथ के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मगर बालूनाथ मरते हुए भी बदले की आग में जल रहा था और बालूनाथ ने दर्द से कराहते हुए अपनी आखिरी सांस ली। वह मौत की गोद में हमेशा के लिए सो गया। कुछ दिनों के बाद मुगलों ने भानगढ़ पे हमला कर उसे लूट लिया और उसी लूटपाट में राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई और फिर भानगढ़ कभी नहीं बस पाया। और अब साल 2023 है और कई दूसरे पर्यटकों की तरह करण और प्रिया भी भानगढ़ के लिए ट्रिप पर निकल पड़े हैं। दोपहर की कड़कड़ाती धूप में दोनों भानगढ़ के किले में पहुंचे। आज बहुत कम लोग घूमने आए थे। उन्हें घूमते घूमते शाम हो गई। शाम होते ही सब लोग किले के बाहर जाने लगे, मगर करण प्रिया का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तो प्रिया कहती है, सब बाहर जा रहे हैं, हमें भी अब चलना चाहिए। मगर करण कहता है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। प्रिया कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो करण? क्या तुम नहीं जानते यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकना खतरे से खाली नहीं है? करण बोलता है, अरे ये सब अफवाह है, लोगों को डराने के लिए। मैंने गार्ड को पैसे दे दिए हैं ताकि हम यहाँ रात गुजार सकें। किले की ऊपरी मीनार में रत्नावती का कमरा है, आज रात हम वहीं रुकेंगे। और करण प्रिया को किले में ही रोक लेता है। सूरज ढलते ही दोनों रत्नावती के कमरे में पहुंच जाते हैं, पर प्रिया ने जैसे ही दीवार पर टंगी रत्नावती की पेंटिंग को देखा तो एकटक उसे निहारती ही रही और अचानक से रत्नावती की पेंटिंग ने अपनी पलकें झपकाई तो प्रिया के मुंह से चीख निकल गई। वो घबरा गई और करण से कहने लगी कि रत्नावती की पेंटिंग ने पलकें झपकाई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। मगर करण कहता है, शांत हो जाओ प्रिया, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुमने यहाँ के डरावने किस्से और कहानियाँ सुनी है, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है। प्रिया कहती है, करण मैंने सचमुच देखा है, उसने पलकें झपकाई है। करण उसकी बात नहीं मानता और बोलता है, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, वो चाहे भूत हो या कोई और करण उसे रोमांटिक अंदाज में कहता है, देखो अगर भूत वूत की बात हो गई हो तो पास आ जाएं, वरना रात बुरा मान जाएगी। करण के इस रोमांटिक अंदाज को देखकर प्रिया ने अपना कोट उतारा और एक कुर्सी पर रख दिया और करण के नज़दीक पहुंच गई और कुछ ही पलों में दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी चुपके से करण प्रिया के हाथ में हथकड़ी लगा देता है और उसे बिस्तर की ग्रिल से बांध देता है। प्रिया रोमांटिक अंदाज में ही बोलती है, करण मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे हैं, तुम करना क्या चाहते हो? करण कमरे में लगी रत्नावती की पेंटिंग को देखकर बोला, बिल्कुल सही कहा, अब तुम्हारी बलि देकर रत्नावती को दोबारा इस दुनिया में लाना कोई नेक ख्याल तो नहीं हो सकता है ना? और प्रिया उसकी विचित्र हंसी को सुनकर घबराने लगती है और कहती है, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे हाथ खोलो। मगर करण प्रिया को अनसुना कर रत्नावती की पेंटिंग को देखकर एक मंत्र को बार बार बोलने लगता है और उस मंत्र के उच्चारण से थोड़ी देर बाद ही एक यक्षिणी जमीन से निकलकर करण के सामने प्रकट होती है। यक्षिणी का भयानक और खूंखार रूप देख प्रिया ने करण से पूछा, करण ये कौन है? करण झुंझलाते हुए कहता है, तुम्हारी इसी आदत के कारण तो तुम्हारी बलि देनी पड़ रही है, हमेशा सवाल पे सवाल करती रहती हो। यक्षिणी अपनी भारी भरकम और खूंखार आवाज में करण से कहती है, क्यों बुलाया मुझे? करण कहता है, यक्षिणी मेरी एक कामना है और उसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यक्षिणी बोलती है, क्या चाहिए तुझे? तो करण कहता है, इस पेंटिंग में जो राजकुमारी है, मैं उसे असल जिंदगी में जीवित चाहता हूँ। तो यक्षिणी कहती है, यक्षिणी का नियम तो तू जानता है ना, कामना के बदले आत्मा, क्या तू दे पाएगा? तो करण कहता है, ज़रूर दे पाऊंगा। ये मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया, जो मुझसे जान से भी ज़्यादा प्यार करती है, ये मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है। क्यों प्रिया, अपने प्यार के लिए अपनी जान तो दे दोगी ना? करण की इस बात को सुनकर प्रिया हथकड़ी से बंधे अपने हाथ को जोर जोर से झटकते हुए कहने लगी, प्लीज़ मुझे ज़िंदा छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है करण, प्लीज़ मुझे छोड़ दो।
मगर यक्षिणी को अगर एक बार बलि चढ़ा दी तो उसके रुकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यक्षिणी देखते ही देखते प्रिया की आत्मा को खींच लेती है और बचता है तो सिर्फ प्रिया का बेजान शरीर, और फिर यक्षिणी गायब हो जाती है। यक्षिणी के जाते ही रत्नावती की पेंटिंग नीचे गिर थर थर कांपने लगती है और देखते ही देखते तस्वीर के अंदर से प्रकट होती है रत्नावती, हूबहू वैसी ही जैसी वो पेंटिंग में थी। रत्नावती के इस सुंदर रूप को देख करण बेसुध हो गया। रत्नावती भी करण को देखकर हैरान थी कि किस तरह के अजीब पहनावे वाला ये अनजान शख्स मेरे सामने खड़ा है, और चारों तरफ देखने के बाद वो राहुल से पूछती है, कौन हो तुम और हमारी दासियाँ कहाँ हैं, और ये हमारे कमरे का क्या हाल कर रखा है। करण बोलता है, राजकुमारी जी मेरा नाम करण है और आप मेरे बारे में नहीं जानती, मगर मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप जिस टाइम में हो ये टाइम साल 2023 है। आपके समय से 500 साल बाद मैंने आपको आपके समय से वापस बुलाया है। मैंने कॉलेज में जब से आपके बारे में पढ़ा और सुना था तब से आपको देखने की इच्छा थी मेरी। अब आप सामने खड़ी हैं तो यकीन ही नहीं हो पा रहा है। यकीन तो हमें भी नहीं हो पा रहा है कि समय की धारा के पार हम कैसे जीवित हो गए। करण बोलता है कि राजकुमारी रत्नावती, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप मुझे स्वीकार करती हैं। राजकुमारी बिना कोई शब्द कहे अपना हाथ करण के सीने से होते हुए उसकी गर्दन पर ले गई और उसे प्यार से गले लगा लिया। कुछ देर बाद राजकुमारी रत्नावती और करण कमरे के बाहर बैठे बातें कर रहे थे, और वो करण से पूछती है कि इतने सालों में दुनिया में क्या क्या बदला है। क्या आज भी औरतें घूंघट करती है और नदियों से पानी भरने जाती है? क्या आज भी राजकुमारियाँ पालकी में जाती है? और क्या हमने मुगलों को हरा दिया है? करण हंसते हुए बताता है, अरे राजकुमारी जी, ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। पानी अब नल से आता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार, बाइक, ट्रेन और प्लेन से सफ़र करते हैं। और तो और अब संदेश भेजने के लिए लोग कबूतर के बजाय फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और सीधे एक दूसरे से बात करते हैं। और मुगलों को अंग्रेज़ों ने हराया और फिर हमने अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ादी ली। और करण राजकुमारी से पूछता है कि राजकुमारी, आपके हाथ इतने कठोर और झुर्रियों से भरे हुए क्यों हैं? राजकुमारी बताती है कि मेरे हाथों में चर्म रोग है। और फिर राजकुमारी पूछती है कि करण, तुम हमें वापस कैसे लाए? तो करण बताता है कि मैंने आपको पाने के लिए काले जादू की किताबें और कई ग्रंथ पढ़े। काफ़ी कोशिशों के बाद मुझे एक ऐसा मंत्र मिला कि जिसके पढ़ने से कामना पूरी करने वाली यक्षिणी को बुलाया जा सकता है। उस यक्षिणी से अपनी कामना पूरी करवाने के लिए उसे एक आत्मा देनी पड़ती है, और मैंने आपके लिए अपनी प्रेमिका की आत्मा दी है। तो राजकुमारी कहती है कि हमारी भी एक कामना है, क्या तुम पूरी करोगे? तो करण कहता है, जी बिल्कुल, आपके लिए ही तो मैंने ये तंत्र विद्या सीखी है। करण, जो राजकुमारी रत्नावती के प्यार में अंधा हो चुका था, बिना कुछ सोचे समझे वो मंत्र का उच्चारण करने लगता है और यक्षिणी को बुलाता है। यक्षिणी पहले की तरह ज़मीन से प्रकट होती है। तो करण यक्षिणी को कहता है कि तुम्हें इस बार मेरी नहीं, राजकुमारी की कामना पूरी करनी है। तो राजकुमारी यक्षिणी से कहती है कि हे यक्षिणी, मेरी एक कामना है, मैं अपने हर रोग से मुक्त होना चाहती हूँ और एक सौंदर्य जीवन जीना चाहती हूँ। तो यक्षिणी कहती है कि जा, क्या तुझे रोग मुक्त और क्या तुझे सौंदर्य जीवन। मगर यक्षिणी का एक ही नियम है, कामना के बदले आत्मा। तो करण घबरा जाता है, क्योंकि वहाँ करण के अलावा ऐसा और कोई नहीं होता है जिसकी आत्मा यक्षिणी ले जाए। करण कहता है, यक्षिणी तू भूल रही है, तुझे बुलाने वाला मैं हूँ, और रत्नावती की ज़िंदगी के लिए अपनी प्रेमिका प्रिया की आत्मा मैं पहले ही तुझे दे चुका हूँ। अब तुझे कोई और बलि नहीं मिलेगी। चुपचाप जो रत्नावती मांग रही है उसे दे और यहाँ से चली जा। तो रत्नावती कहती है, जो अपनी प्रेमिका का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा, मेरी बलि स्वीकार कर यक्षिणी। इससे पहले करण कुछ समझ पाता, रत्नावती ने टेबल के नीचे से एक खंजर निकाला और करण के सीने पर इतनी फुर्ती से वार किया कि उसकी आखिरी सांस भी उसके हलक में फंस कर रह गई और यक्षिणी करण की आत्मा को लेकर गायब हो जाती है। राजकुमारी रत्नावती कहती है कि समय बदल जाता है मगर मर्द की नीयत नहीं। मर्द बस दिखते बलशाली हैं मगर अंदर से कमज़ोर और खोखले होते हैं। आखिरकार इसके साथ भी वही करना पड़ा जो बालूनाथ के साथ करने पर मैं मजबूर हो गई थी। आज से 500 साल पहले भानगढ़ के राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत और मनमोहक थी,
लेकिन फिर भी एक चीज़ थी जो आम जनता की नज़रों से छुपी हुई थी, और वो था राजकुमारी का चर्म रोग। राजकुमारी थी तो 24 वर्ष की, मगर उसके हाथ बहुत ही कठोर और पास से देखने पर झुर्रियाँ नजर आती थी। ये विचित्र चर्म रोग जो बाएं हाथ से शुरू होता था और अब दाएं हाथ पर भी फैल चुका था, और इस रोग के पूरे शरीर पर बढ़ने के आसार थे। मगर बहुत इलाज करवाने पर भी राजकुमारी का चर्म रोग ठीक नहीं हुआ। फिर पता चलता है कि अगर राजकुमारी का चर्म रोग कोई ठीक कर सकता है तो वो है साधु बालूनाथ, जो भानगढ़ से कुछ ही दूर एक पहाड़ी पर तप किया करता था। राजकुमारी अपनी दासी के साथ बालूनाथ की गुफा में पहुंचती है। गुफा में पहुंचने पर जब वह बालूनाथ को देखती है तो उसकी भयानक और बदसूरत शक्ल देखकर डर जाती है। फिर भी हिम्मत करके राजकुमारी उसे सब कुछ बता देती है, मगर बालूनाथ राजकुमारी की खूबसूरती को देखकर उसमें मदहोश हो जाता है। राजकुमारी बालूनाथ की नीयत को पहचान लेती है। बालूनाथ राजकुमारी से कुछ दिन का टाइम मांगता है। राजकुमारी वहां से चली जाती है और बालूनाथ की गुफा के पास अपने गुप्तचर को छोड़ देती है। 2 दिन बाद राजकुमारी का गुप्तचर बालूनाथ को एक हाथ में इत्र की शीशी लिए ये कहते हुए सुनता है कि ये इत्र राजकुमारी का चर्म रोग तो ठीक करेगा ही, मगर राजकुमारी को मेरा गुलाम बना देगा। राजकुमारी मेरी दीवानी हो जाएगी, मेरे अलावा उसे कोई हासिल नहीं कर सकता। जब राजकुमारी को इस बात का पता चलता है तो अपनी दासी के साथ अगले ही दिन बालूनाथ की गुफा में पहुंच जाती हैं। बालूनाथ खुश होते हुए राजकुमारी को इत्र की शीशी देता है और कहता है, राजकुमारी इस इत्र को अपनी दोनों कलाइयों पर लगाइए, इसकी महक से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी अभी। राजकुमारी ने बालूनाथ के हाथ से वो इत्र की शीशी ले ली और अगले ही पल उस शीशी को पास में पड़े एक भारी भरकम चट्टान नुमा पत्थर पर दे मारा, और वो चट्टान बालूनाथ के प्यार में पड़कर हवा में तैरने लगी और बालूनाथ के ऊपर जा गिरी। राजकुमारी बोली, तुझे क्या लगा इस इत्र को सूंघते ही मैं तेरी दीवानी हो जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे जैसी खूबसूरत राजकुमारी तेरे जैसे बदसूरत साधु की दीवानी कभी नहीं हो सकती। और बालूनाथ मरते हुए राजकुमारी को श्राप देता है, रत्नावती, अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं हो पाएगी, और तेरा ये राज्य भानगढ़ भी उजड़ जाएगा। ये कभी दोबारा बस नहीं पाएगा और इस राज्य की सभी औरतें इसी क्षण बांझ हो जाएगी। और ये कहते हुए बालूनाथ दम तोड़ देता है और उसके मरते ही गुफा कांपने लगती है। राजकुमारी तो किसी तरह गुफा से बाहर आ जाती है, मगर उसकी दासी वहीं गुफा के अंदर चट्टान के नीचे दबकर मर जाती है। और कुछ ही दिनों बाद बालूनाथ का कहा सच हो जाता है। मुगलों ने भानगढ़ पर हमला कर उसे लूट लिया और राजकुमारी को भी कत्ल कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है। बालूनाथ के श्राप ने भानगढ़ को एक बंजर इतिहास बनाए रखा है।